ऑल राइट, सो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल भाई आप सब लोगों के। कल की क्लास देख ली। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ मस्त और आनंदित हैं, अपने कार्य में लीन हैं, काम को अच्छे से करते जा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं प्रॉपर और कल के क्लास को देख के आए हुए हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को एकदम बढ़िया तरीके से समझ के आए हुए हैं। तो अगर बेटा आप लोगों ने ये सारा काम किया है तो आज की क्लास में आप लोगों का सुस्वागतम है ना, मोर देन वेलकम है। और नहीं किया तो पहले वो कर लो। और आज हम लोग टॉपिक्स को, अपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अच्छी बातों को समझना शुरू करते हैं, ठीक है। बट मेहनत करते रहो अपने एंड से, रिवीजन करते रहो अपने एंड से, क्योंकि लाइफ में लास्ट तक आपके हर टफ से टफ सिचुएशन में, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, अच्छे से अच्छे टाइम में जो आपके साथ रहेगा वो होगा आपका मेहनत, है ना। तो चलो बेटा, आज हम लोग बिना कोई डिले किए तुरंत टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को ध्यान से समझना शुरू करते हैं, है ना। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम लोगों ने निकाल दिया था बेटा। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर नॉट से। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आर नॉट से। आर नॉट की वैल्यू क्या थी बेटा, बताओ? आर नॉट की वैल्यू क्या थी, बोलो क्या थी वैल्यू उसको, इसकी 2k Q ZE अपॉन में mv स्क्वायर, यही थी 2k ZE अपॉन में mv स्क्वायर, ठीक है। किसकी वैल्यू थी? आर नॉट की। इतनी सारी बातों को मैं आपको पढ़ा चुका था ना। आगे देखो, आगे समझते हैं। आगे क्या समझना है? आगे क्या समझना है सर? मैंने आपको एक और कैलकुलेट करवाया था कि अगर इस Q चार्ज को हम लोग किसी अल्फा पार्टिकल से रिप्लेस कर दें, इस Q चार्ज को अगर हम लोग किसी अल्फा पार्टिकल से रिप्लेस कर दें, है ना, उस केस में क्या होगा? उस केस में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी? तो आप क्या बोलोगे? आर नॉट इक्वल टू अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज होता है? तो आप लोग बोलोगे सर अल्फा पार्टिकल में प्लस का 2e चार्ज होता है, यानी कि प्लस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, यानी कि 2 प्रोटॉन, है ना। अच्छी बात है। तो क्या हो जाएगा? 2k ई की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग? 2e ब्रैकेट में ZE अपॉन में mv स्क्वायर, ठीक बात है। अब आओ, इसका मतलब आर नॉट कितना निकल के आ गया? 2 इंटू 2 4, ई इंटू ई स्क्वायर 4e स्क्वायर k Z अपॉन में mv स्क्वायर। अब मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। मैंने क्या किया था? आपको एक होमवर्क दिया था। होमवर्क क्या है कि अगर इस Q चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दें, अगर हम लोग इस Q चार्ज को इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट करते हैं ना, अगर हम लोग इस Q चार्ज को इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दें, उस केस में क्या वैल्यू आएगी बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की? हम लोगों ने उस Q चार्ज को इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दिया, Q चार्ज को इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस कर दिया। इस केस में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू क्या आने वाली है बालक? इसकी वैल्यू क्या आने वाली है? अब आओ देखते हैं। कुछ नहीं करना। जहां पे Q है वहां पे अब हम लोग रख देंगे माइनस का ई। जहां पे Q है वहां पे हम लोग क्या रख देंगे? ई को रख देंगे, ठीक है। तो इस केस में आर नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2k Q की जगह पे क्या रखेंगे? E रख देंगे और यहाँ पे हो गया ZE, है ना, अपॉन में mv स्क्वायर। ये किसके लिए हो गया? इलेक्ट्रॉन के लिए। यानी कि क्या वैल्यू आ गई? आर नॉट इक्वल टू 2k ZE स्क्वायर अपॉन में mv स्क्वायर, अपॉन में mv स्क्वायर। सीखा था तुमने? ओके, मुझे लगा कुछ नीचे गिरा। चलो देखो, अब देखो बेटा ध्यान से समझो। एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन करेगा कि सर इलेक्ट्रॉन पर तो माइनस का चार्ज होता है। मैं बोला हाँ होता है। तो बोला कि सर यहाँ पे आपको माइनस ई रखना चाहिए था ना। तो मैं फिर उसको क्या बोलूँगा कि बेटा हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं, और अगर हम लोगों ने यहाँ पे माइनस ई रख दिया, इसका मतलब पूरी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो क्या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव हो सकता है? सर नहीं हो सकता। तो इस बात का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे नेगेटिव रखने का। नेगेटिव पॉजिटिव तब रखते हैं जब हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन या फिर एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। जब हमें डिस्टेंस वगैरह का कैलकुलेट करना है, जो चीज़ नेगेटिव कभी हो ही नहीं सकती, वहाँ पे ये रखने का क्या मतलब हुआ? ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किसके लिए हो गया? ये फॉर इलेक्ट्रॉन,
ये किसके लिए हो गया? फॉर अ इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जब हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम की तरफ फेंक के मारेंगे, जब हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम की तरफ v वेलोसिटी से फेंकेंगे, जब हम लोग किसी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम की तरफ v वेलोसिटी से फेंकेंगे, तो जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा उस इलेक्ट्रॉन के लिए वो कितना होगा? वो ये वैल्यू होगा, कुछ ये वैल्यू होगा। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। समझ में आया? तो पहले आप इन सारी बातों को नोट करो, फिर हम लोग आगे की बातें समझते हैं। जल्दी करो। चलो बेटा, इतनी सारी बातों को आप लोग समझ गए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि इन सारे टर्म को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इन टर्म में मिस्टेक कहां हुई है। इन सारे टर्म्स को ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि इनमें मिस्टेक कहां हुई है। एक छोटा सा मिस्टेक है, बेटा, जल्दी बताओ। बैठ जाओ, जल्दी बोलो, कहाँ मिस्टेक हुआ है? अब ध्यान से समझो बेटा, क्या बोला कि मैंने इस चार्ज को अल्फा पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया। ठीक बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इस चार्ज को अल्फा पार्टिकल से रिप्लेस कर दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग चार्ज की जगह पे अल्फा पार्टिकल का चार्ज रख देंगे, यहाँ पे हम लोग क्यू की जगह पे अल्फा पार्टिकल का चार्ज रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम लोग क्यू चार्ज को अल्फा पार्टिकल से रिप्लेस किए तो क्यू चार्ज का मास भी तो बदल जाएगा। क्यू की जगह पे अल्फा पार्टिकल ले आए तो जो ये मास होगा, किसका मास होगा? ये अल्फा पार्टिकल का मास होगा। नहीं समझे बात को? सर क्यों होगा? अरे भाई, हम लोग एटम के पास क्यू चार्ज को फेंक के मार रहे थे ना। हाँ सर, तो क्यू चार्ज का कुछ मास रहा होगा। बिल्कुल सर। अब हम लोग इस क्यू चार्ज को अल्फा पार्टिकल से रिप्लेस कर दिए, इसका मतलब अब हम लोग किसी v वेलोसिटी से अल्फा पार्टिकल को एटम की तरफ फेंक रहे हैं। हाँ या ना बोलो सर? बिल्कुल बोलो, बिल्कुल बात सही है सर, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम लोग अल्फा पार्टिकल को एटम की तरफ फेंक रहे हैं बेटा, तो मास भी किसका रखेंगे? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। किसका? अल्फा पार्टिकल। तो हर जगह अल्फा लगा लो, सिमिलरली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हैं, तो अगर हम लोगों ने चार्ज इलेक्ट्रॉन का रख दिया तो मास भी किसका रखेंगे? मास रखेंगे इलेक्ट्रॉन का। मास किसका रखेंगे? इलेक्ट्रॉन का रखेंगे। तो यहाँ पे भी हो जाएगा me। क्या ये बात भी क्लियर है? यहाँ पे हमारे पास क्यू चार्ज है तो मास भी किसका होगा? यहाँ पे किसी क्यू चार्ज का होगा। समझ में आ गया बात? ये मिस्टेक थी, पकड़ लिए। जल्दी से लिख लो, जल्दी से मिस्टेक को करेक्ट कर लो। हो गया? मिटाऊं? चलो, अब मैं तुमसे एक बात बोलता हूं। फॉर प्रोटॉन व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? एक बात पूछता हूं तुमसे, फॉर अ प्रोटॉन व्हाट विल बी दी आर नॉट? और आर नॉट मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो अब क्या बोलोगे? सर कुछ नहीं करना, क्यू को हमें प्लस ई से रिप्लेस कर देना है। तो मास भी क्या हो जाएगा? मास भी एम पी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। मास में क्या रख देंगे? मास ऑफ प्रोटॉन रख देंगे। और चार्ज में क्या रख देंगे? प्लस ई, यानी कि चार्ज ऑफ एक प्रोटॉन रख देंगे। क्यू की जगह पे रख देंगे चार्ज ऑफ प्रोटॉन और मास की जगह पे क्या रख देंगे? मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। फॉर्मूला क्या था आर नॉट का? फॉर्मूला क्या था? 2k। क्यू की जगह पे क्या रख देंगे? प्लस का ई, ब्रैकेट में ZE अपॉन में m। किसका m? मास ऑफ प्रोटॉन, v²। ये हो गए। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई? R नॉट इक्वल टू 2k ZE² अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन टू v²। ये हो गया बेटा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच प्रोटॉन के लिए।
ये हो गया डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच प्रोटॉन के लिए। यानी कि जैसा जैसा आपको पार्टिकल दे, आपको जैसा जैसा पार्टिकल दे वैसे वैसे चार्ज को और मास को बदल देना है, हमें डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिलता चला जाएगा। ये हो गया मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यहां पे पूरी तरह से होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको ये सारी बातें बढ़िया तरीके से समझ में आई होंगी। जल्दी से आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो या फिर लिख लो, फिर मैं आगे की तरफ मूव करता हूं। चलो बेटा ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान से समझना। हम लोगों ने जितने भी फॉर्मूले निकाले हैं, हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच के जो जितने भी फॉर्मूले निकाले हैं, पहला क्या था, मान लिया प्रोटॉन के लिए क्या था 2k Ze² अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन v²। v² किसका, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। ठीक, हम लोगों ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच जो निकाला था अल्फा पार्टिकल के लिए, वो कितना था, वो कितना था 4k Ze² अपॉन में मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल का स्क्वायर। ये वेलोसिटी हर केस में यहां पे वेलोसिटी किसकी होगी, यहां पे वेलोसिटी होगी हमारा है प्रोटॉन की, यहां पे वेलोसिटी किसकी होगी, अल्फा पार्टिकल की। जिस पार्टिकल को आप फेंक के मार रहे हो उसी पार्टिकल की वेलोसिटी, उसी पार्टिकल का मास, उसी पार्टिकल का चार्ज रखना है फॉर्मूले में, बस बात खत्म। नहीं समझे बात को, नहीं समझे बात को क्या बताओ यार। तीसरा बात पे आते हैं, मास सॉरी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इलेक्ट्रॉन के लिए कितना निकल के आया था 2k Ze² अपॉन में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, हाँ सर, हाँ सर। इन तीनों के लिए जो मैंने जनरल फार्मूला बनाया था, इन तीनों के लिए जो मैंने जनरल फार्मूला बनाया था, R0 इक्वल टू क्या निकल के आया था, R0 इक्वल टू 2kq Ze 2kq Ze अपॉन में mv²। ये बात क्लियर है? इतनी सारी बातें आपको क्लियर है क्या, इतनी सारी बातें आपको क्लियर है क्या? हाँ सर, हाँ सर। अब देखो सबसे पहले कुछ बातें देख लेते हैं, सबसे पहले कुछ बातें देख लेते हैं। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या रखेंगे हम लोग हमेशा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या रखेंगे हमेशा 4u के बराबर। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में ये 4u कैसे होता है मैंने बता रखा है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमेशा रखेंगे 4u, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल हमेशा क्या रखेंगे बेटा 4u। आगे 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 कहाँ पे आना है सर, आगे कहाँ पे आना है सर? फॉर्मूले को ध्यान से देखो, फॉर्मूले को ध्यान से देखो तो क्या हर केस में जो हमारा R0 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z नहीं होगा? मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब ये कि जो हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है बेटा, जो हमारे पास डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एटॉमिक नंबर के। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बोलो बोलो। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हुआ एटॉमिक नंबर के? क्योंकि हर केस में न्यूमरेटर में Z आ रहा है, यानी कि तुमको क्या दिख रहा है कि अगर एटॉमिक नंबर को हम लोग बढ़ाएंगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हर केस में बढ़ेगा। यहां पे एटॉमिक नंबर बढ़ाया तो यहां पे भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बढ़ेगा, यहां पे एटॉमिक नंबर को बढ़ाया तो यहां पर भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बढ़ेगा, यहां पर एटॉमिक नंबर को बढ़ाया तो यहां पर भी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बढ़ेगा। यानी कि हर एक केस में एटॉमिक नंबर को बढ़ाने से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की वैल्यू भी बदल रही थी। कैसे बदल रही थी? अगर हम लोग एटॉमिक नंबर को बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर को घटाते हैं तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच भी घट रहा है। तो इस रिलेशन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी बातें क्लियर हुई। आप इनको नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। जल्दी करो नोट डाउन। और आपको एक बात पता ही है कि जो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल होता है वो कितना होता है? वो होता है 2e के बराबर, प्लस का 2e के बराबर। जल्दी लिख लो सारी बातों को, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो ठीक है बेटा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है, इन बातों को आप समझ चुके हो। तो अब हम लोग अगली बात ये समझेंगे बालक कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है, ये बात हमें पता चल चुकी है। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरह से एटम में प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम में किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, अब हम लोग इन बातों को समझेंगे। चलो आओ। जो थॉमसन थे सबसे पहले उन्होंने अपना एक मॉडल दिया एटम का मॉडल सबसे पहले किसने दिया, थॉमसन ने दिया। थॉमसन ने क्या बताया कि जो एटम है एटम में पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। क्या बताया थॉमसन ने कि एटम है हमारे पास, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। वाटरमेलन से रिलेट करो, वाटरमेलन में जब कट करते हो वाटरमेलन को तो आपको दिखता है कि जैसे रेड वाला पार्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वाटरमेलन में, सिमिलरली पॉजिटिव चार्ज ऐसे ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसमें, एटम में। कौन बताया, थॉमसन ने बताया। अब फिर उन्होंने ये बोला कि जो वाटरमेलन का सीड्स है उसको इलेक्ट्रॉन मान लो, वाटरमेलन का जो सीड्स है उसको क्या मान लो, इलेक्ट्रॉन मान लो। तो थॉमसन ने बोला कि पॉजिटिव चार्ज एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उनके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ताकि एटम हमारा न्यूट्रल हो जाए। समझ में आया, तो वही बात दिखाया। अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, ऑल द पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम इज स्प्रेड और डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन बिटवीन, और इलेक्ट्रॉन उनके बीच में सीड्स की तरह प्रेजेंट है। समझ गए बात को, कोई दिक्कत। अगला पॉइंट देखो, इट कुड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, क्योंकि उन्होंने फिर यह बताया कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज तो एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन पॉजिटिव चार्ज के बीच बीच में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और इन्हीं पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वजह से एटम क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। तो यहां पे ये बात भी लिख दिया गया कि इट कुड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि एटम न्यूट्रल है, इस बात को भी उन्होंने बता तो दिया, इस बात को भी उन्होंने बता तो दिया। अगला बात, दिस मॉडल वाज डिस्कार्डेड, ये मॉडल को लेकिन हम लोग एक्सेप्ट नहीं किए, इस मॉडल को हम लोग एक्सेप्ट नहीं किए। क्यों नहीं किए, as it had no experimental basis and could not explain most of the property of atom। इस मॉडल को हम लोगों ने एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसके पास कोई भी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नहीं थे। इन्होंने जो बातें बताई ये एक्सपेरिमेंटली, इनमें से कोई भी बातें ठीक नहीं थी, एक्सपेरिमेंटली यहाँ पे इन्होंने कोई इसका एविडेंस नहीं दिया था, पहली बात। दूसरी बात क्या बेटा, दूसरी बात ये बेटा कि बहुत सारे एटम के प्रॉपर्टी को भी ये मॉडल शो नहीं कर पा रहा था, एटम की बहुत सारी प्रॉपर्टी को ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर रहा था, इस वजह से थॉमसन के इस मॉडल को हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो थॉमसन मॉडल क्या है, कब आया, किसने दिया, क्या होता है, सारी बातें क्लियर है आपको सारी बातें बढ़िया से क्लियर है क्या, पक्का। तो आप जल्दी से इसको नोट डाउन करोगे, आप जल्दी से इसको नोट डाउन करोगे, फिर हम लोग आएंगे रदरफोर्ड मॉडल पे। जल्दी करो बेटा। चलो बेटा पढ़ते हैं हम लोग रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि थॉमसन मॉडल को तो हम लोगों ने समझ लिया, अब थॉमसन मॉडल को डिस्कार्ड कर दिया गया, ये बात भी क्लियर हो गया, क्योंकि थॉमसन मॉडल परफेक्टली एक्यूरेट नहीं था, वो बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। तो थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आए अपना एक नया एटॉमिक मॉडल देने के लिए। तो वो रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल को देने से पहले उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया विद द हेल्प ऑफ अल्फा पार्टिकल, इस वजह से रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट को क्या कहते हैं, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब ये रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, कैसे हुआ, क्या क्या बातें हैं, इन सभी बातों को एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना इन सभी बातों को। चलो हुआ क्या था, सबसे पहले रदरफोर्ड ने क्या किया, एक सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल लिया। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल मतलब एक ऐसा मटेरियल लिया जो कि एक रेडियो एक्टिविटी का सोर्स था, एक ऐसा मटेरियल लिया जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी होती रहती थी। ठीक है, अब इस रेडियो एक्टिव सोर्स से क्या निकला, अल्फा पार्टिकल। इस रेडियो एक्टिव सोर्स से क्या निकला बेटा, सबसे पहले हम लोगों ने लिया कि एक सोर्स लिया जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी हो रही थी। अब इस रेडियो एक्टिविटी से निकला हमारा अल्फा पार्टिकल, क्या निकला, अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल सबसे पहले लेड प्लेट से पास हुआ, ये अल्फा पार्टिकल सबसे पहले लेड की प्लेट से पास हुआ, ठीक। उसके बाद ये गया और ये क्या है हमारा गोल्ड फॉयल, क्या है गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक किया, ये गया, ये अल्फा पार्टिकल गया और जाके गोल्ड फॉयल से टकराया, इसे टकराया, गोल्ड फॉयल से टकराया।
किससे टकराया बेटा? गया और गोल्ड फॉयल से टकराया। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? जब ये अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल से टकराया तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल एकदम सीधे निकल गए। सुन रहा है बात? यानी कि हुआ क्या कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, हम लोगों ने एक सोर्स लिया जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी हो रही थी, जिसके अंदर क्या हो रही थी? रेडियो एक्टिविटी हो रही थी। और इस रेडियो एक्टिविटी की वजह से इस सोर्स में से निकला अल्फा पार्टिकल, इस सोर्स में से एक स्ट्रेट लाइन निकला अल्फा पार्टिकल, इस सोर्स में से एक स्ट्रेट लाइन में अल्फा पार्टिकल निकला। सबसे पहले इस अल्फा पार्टिकल को हम लोगों ने लेड की प्लेट से पास कराया। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या रख दिया? एक लेड का प्लेट रख दिया, इसमें से अल्फा पार्टिकल पास हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये अल्फा पार्टिकल गया और जाके गोल्ड फॉयल से टकराया। अल्फा पार्टिकल गया और गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक किया। अल्फा पार्टिकल क्या किया? गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक किया। सपोज कर लो कि ये हमारा गोल्ड फॉयल है, अल्फा पार्टिकल आ रहा है और सीधे जाके इस गोल्ड फॉयल पे स्ट्राइक किया, अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद बेटा हुआ ये कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉयल को पेनिट्रेट कर गए। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल क्या किए बेटा? गोल्ड फॉयल को पेनिट्रेट कर गए, मतलब गोल्ड फॉयल के आर पार चले गए। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल के आर पार चले गए, सीधे गोल्ड फॉयल के आर पार सीधे चले गए। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल के आर पार चले गए, सीधे। अच्छा, अब उनको कैसे पता चला था? रदरफोर्ड को कैसे पता चला कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉयल के आर पार चले गए बिना किसी डेविएशन के? उन्होंने ये जो प्लेट ले रखा था बेटा, ये कहता फोटोग्राफी प्लेट जो ले रखा था वो ZnS से कोटेड था। उन्होंने जो प्लेट ले रखा था वो ZnS से यानी कि जिंक सल्फाइड से कोटेड था। ये प्लेट क्या था? जिंक सल्फाइड से कोटेड था। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई समस्या है यहाँ पे? नहीं, कोई समस्या नहीं। तो अगर ये प्लेट जिंक सल्फाइड से कोटेड है तो क्या जब अल्फा पार्टिकल इस प्लेट से टकराएंगे तो यहाँ पे एक ग्लो आएगा कि नहीं आएगा? बताओ। अगर ये प्लेट जिंक सल्फाइड से कोटेड है तो जैसे ही इस प्लेट पे अल्फा पार्टिकल टकराएंगे यहाँ पे एक ग्लो आएगा कि नहीं आएगा? बताओ सर। बिल्कुल आएगा, एक ग्लो आएगा। बिल्कुल सर, एक ग्लो तो यहाँ पे आएगा, जरूर आएगा। सॉरी यार, मैं पढ़ाता चला गया, माइक लगाना ही भूल गया। एक सेकेंड, है ना? यहाँ पे एक ग्लो आएगा कि नहीं आएगा? सर बिल्कुल आएगा, एक ग्लो बिल्कुल आएगा सर। आगे देखो। अब क्योंकि इस प्लेट को हम लोगों ने जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर रखा है तो यहाँ पे एक ग्लो आएगा। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोल दिया? फोटो सेंसिटिव प्लेट। क्या बोल दिया? फोटो सेंसिटिव प्लेट बोल दिया। ठीक है, हाँ सर। अब जो लोगों ने गोल्ड फॉयल लिया था बेटा, इस गोल्ड फॉयल का जो थिकनेस था वो था 10 to the power -7 mm। कितना था? 10 to the power -7 mm। गोल्ड फॉयल का थिकनेस कितना था? 10 to the power -7 mm। पतली सी गोल्ड फॉयल ली थी। अच्छा, हुआ क्या था? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इसके आर पार निकल गए थे। कैसे पता चला? जब अल्फा पार्टिकल इसके आर पार निकले तो जाके वो इस फोटो सेंसिटिव प्लेट पे टकराए और जिस पॉइंट पे टकराए वहां पे ग्लो हुआ। तो मैक्सिमम ग्लो क्या देखने को मिला? मैक्सिमम ग्लो स्ट्रेट लाइन पाथ में देखने को मिला। एक स्ट्रेट लाइन पाथ में देखने को मिला। अच्छा, और बहुत थोड़ा ग्लो बाकी डेविएशन पे देखने को मिला। मतलब डेविएशन में जो ग्लो देखने को मिला वो कम था और जो स्ट्रेट लाइन पाथ में ग्लो देखने को मिला वो अधिक था। ठीक है, हाँ सर। अब देखो, यहीं से रदरफोर्ड सोचना शुरू किए कि ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहली बात, अल्फा रे क्या होता है? अल्फा रे है पेनिट्रेटिंग पावर। सबसे पहली बात कि सर यहाँ पे अल्फा रे को ही क्यों चुना गया? सबसे पहली बात कि यहाँ पे अल्फा रे को ही क्यों चुना गया? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर क्या होती है? कम होती है। यानी कि आर पार जाने की क्षमता कम होती है। अगर मान लो कोई हमारे पास ऐसा रे होता जिसका पेनिट्रेट करने का क्षमता अधिक होता तो करता समझ में आता है। अगर कोई ऐसा रे होता जिसका पेनिट्रेट करने का क्षमता अधिक होता, उस केस में वो गोल्ड फॉयल को आराम से पेनिट्रेट कर जा रहा है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन अल्फा पार्टिकल का पेनिट्रेटिंग पावर कम है, उसके बावजूद अल्फा पार्टिकल सीधे पेनिट्रेट कर गया। ऐसा क्यों हुआ?
ऐसा क्यों हुआ? अब ये एक बात सोचने की थी। दूसरी, अल्फा रे क्या होता है? अल्फा रे इज स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। जैसे इलेक्ट्रॉन के स्ट्रीम को हम लोग कैथोड रे कहते थे, वैसे ही अल्फा पार्टिकल के स्ट्रीम को अल्फा रे कहते हैं। कैथोड के स्ट्रीम को इलेक्ट्रॉन के स्ट्रीम को हम लोग कैथोड रे कहते थे, वैसे ही अल्फा पार्टिकल के स्ट्रीम को हम लोग अल्फा रे कहते हैं। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं। रेडियो एक्टिविटी का सोर्स था, इस रेडियो एक्टिविटी वाले सोर्स से निकला अल्फा पार्टिकल। सबसे पहले ये अल्फा पार्टिकल लेड के प्लेट से पार हुआ और जाके गोल्ड फॉइल पर टकराया। गोल्ड फॉइल पर टकराया तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। ये अल्फा पार्टिकल जब गोल्ड प्लेट से जाके टकराया तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए। आपको कैसे पता सीधे निकल गए? क्योंकि मैक्सिमम ग्रो हमें स्ट्रेट लाइन पाथ में देखने को मिल रहा था। मैक्सिमम ग्रो हमें इस स्ट्रेट लाइन पाथ में दिखा, मैक्सिमम ग्रो हमें इस स्ट्रेट लाइन पाथ में दिखा। बहुत थोड़ा ग्रो इधर, बहुत थोड़ा ग्रो इधर, यानी कि डेविएशन पे ग्रो जो दिखा वो कम था एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन पाथ ग्रो। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? हाँ सर, इतनी बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अब रदरफोर्ड के दिमाग में सवाल घूमने लगा। रदरफोर्ड के दिमाग में सवाल घूमने लगा कि अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट कैसे कर गया? अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट कैसे कर गया? वो थॉमसन के पास पहुंचे, वो चलते हुए थॉमसन के पास पहुंचे। बोले कि थॉमसन भैया बताओ तो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को पेनिट्रेट क्यों कर गया? थॉमसन बोले क्या कहना चाहते हो अकड़ू इंसान, क्या कहना चाहते हो? तो रदरफोर्ड बोले कि गुस्साओ नहीं, पहले बात को सुनो, गुस्सा मत करो, पहले बात को सुनो ध्यान से। ये हो गया एटम, हमारे पास ये हो गया एटम। बोला हाँ। और फिर रदरफोर्ड ने बोला कि आपने बताया था कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, आपने बताया था मुझे। थॉमसन ने बोला हाँ बताया था। तो बोला कि चलो मान लिया कि ये सभी क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, इसके बीच में कुछ नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड होते हैं ताकि एटम न्यूट्रल रहे। बोला कि हाँ ठीक है। अब बता रहा है रदरफोर्ड बोला कि ध्यान से मेरी बात को सुनना, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनना। थॉमसन बोला सुना ले, ऑर्डर तो तू दे रहा है पर सुना ले। तो रदरफोर्ड बोलते हैं कि अल्फा पार्टिकल मतलब क्या? अल्फा पार्टिकल मतलब क्या? अल्फा पार्टिकल मतलब He2 पॉजिटिव। अल्फा पार्टिकल मतलब He2 पॉजिटिव। थॉमसन ने बोला हाँ He2 पॉजिटिव। अभी जो He2 पॉजिटिव है ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। ये क्या है? पॉजिटिवली चार्ज है। बोला हाँ। तो बोला कि अगर एटम के अंदर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो जब ये अल्फा पार्टिकल एटम के पास आया तो इसको तो रिपल्सन फील होना चाहिए ना। जब अल्फा पार्टिकल एटम के पास आया तो अगर इसमें जो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो अल्फा पार्टिकल इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। अल्फा पार्टिकल पर रिपल्सन होगा या फिर अल्फा पार्टिकल इधर चला जाएगा, अल्फा पार्टिकल इधर जा सकता है, अल्फा पार्टिकल पीछे आ सकता है, लेकिन अल्फा पार्टिकल इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। नहीं समझे, फिर समझा रहा हूं। रदरफोर्ड कहते हैं कि देखो He2 पॉजिटिव होता है अल्फा पार्टिकल, यानी कि अल्फा पार्टिकल पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। और अगर एटम में भी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह कि अल्फा पार्टिकल एटम के पास जाएगा तो अपने पास से पक्का डेविएट होगा। इधर जा सकता है, इधर को जा सकता है, इधर को जा सकता है, इधर को जा सकता है, वापस आ सकता है, लेकिन इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। कुछ हद तक इसके अंदर जाके रिपल्सन फील करके वापस आ सकता है, लेकिन पूरी तरह से पेनिट्रेट नहीं कर सकता। क्योंकि ये पॉजिटिव जो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वो अल्फा पार्टिकल को करेगा रिपेल। वो क्या करेगा? अल्फा पार्टिकल को रिपेल। अब समझ में आया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल यहां से सीधे निकल गए। रदरफोर्ड के दिमाग में घंटी बज गई कि सीधे क्यों निकले यार? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल यहां से सीधे क्यों निकले? थॉमसन के मॉडल के अकॉर्डिंग अल्फा पार्टिकल को रिपेल होना चाहिए था, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल को डेविएट होना चाहिए था। थॉमसन के अकॉर्डिंग जो थॉमसन का मॉडल था, अगर वो मॉडल सही था तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल को डेविएट होना चाहिए था। तुम समझो, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहां से एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां से दूसरा पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। तो क्या इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज एक रिपल्सन फील नहीं करेगा? सर बिल्कुल करेगा। तो जब ये रिपल्सन फील करेगा तो या तो ये इधर से जा सकता है या इधर से जा सकता है, इधर से जाएगा, इधर से जाएगा। इसके आर पार तो जाने के चांसेस कम हो गए, क्योंकि इससे टकराएगा तो बाउंस बैक होगा, इसे टकरा के बाउंस बैक भी हो सकता है, बट इसके आर पार जाने का चांस कम हो गया। क्यों? जैसे जैसे इसके पास जाएगा रिपल्सन बढ़ता चला जाएगा, और जब रिपल्सन बढ़ेगा तो अपने पास से डेविएट हो जाएगा, ऐसे ऐसे कुछ।
इसके आर पार तो नहीं जाना चाहिए। अब थॉमसन से यह सवाल पूछ दिया रदरफोर्ड ने कि हुआ क्या ये ऐसा क्यों हुआ कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इसके आर पार निकल गए। थॉमसन बोले कि मुझे अभी भी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही और क्लियरली समझाओ। तो रदरफोर्ड कहते हैं कि भैया मैं आपको बस इतनी बात बताना चाह रहा हूं कि आपने बोला कि एटम के अंदर अगर पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका मतलब मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल को डेविएट हो जाना चाहिए था अपने पाथ से, डिफरेंट पाथ को चूज कर लेना चाहिए था, इधर से चले जाना चाहिए था, लेकिन इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते थे। बोला कि हाँ। थॉमसन ने पूछा कि एक्चुअल में क्या हुआ है, तो रदरफोर्ड ने बताया कि एक्चुअल में सपोज कर लो कि हमारा एटम है, हुआ ये है कि जो हमारे अल्फा पार्टिकल हैं वो एज इट इज एटम से ऐसे पास हो गए बिना किसी डेविएशन में। अच्छा नहीं समझे क्या बात को। रदरफोर्ड ने बोला कि एक्चुअल केस ये है कि हमारा एटम है और मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल बिना किसी डेविएशन के एटम के आर पार चले गए। ये कहां से हुआ। अब थॉमसन का भी दिमाग खराब। तो पहले आप इतनी बातों को नोट डाउन करोगे, फिर हम लोग आगे इसको और बढ़िया तरीके से समझेंगे। इतनी बातें समझ पाए आप लोग। हुआ क्या था, उनके पास एक सोर्स था जिसमें से निकला अल्फा पार्टिकल। वो अल्फा पार्टिकल जैसे जाके गोल्ड फॉल से टकराया, वो उम्मीद ये लगा के रखे थे कि गोल्ड फॉल से टकराने के बाद अल्फा पार्टिकल इधर उधर डेविएट होगा, बहुत कम अल्फा पार्टिकल सीधे जाएंगे, लेकिन हो गया बिल्कुल उल्टा। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल सीधे निकल गए, बहुत कम अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हुए। अब फिर वो यही सवाल लेके पहुंच गए थॉमसन के पास। थॉमसन चुप, थॉमसन के पास जवाब ही नहीं है। तो फिर बोल रहे हैं थॉमसन को कि आपका मॉडल करेक्ट नहीं है, आप हम लोगों को बस बेवकूफ़ बना रहे हो, करेक्ट नहीं है आपका मॉडल। फिर रदरफोर्ड का आगे का एक्सपेरिमेंट शुरू होता है और उस आगे के एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले आप लोग इसको अच्छे से लिख लो, मैं इसको इरेज कर लूं ताकि हम लोग इसको और बेटर वे में समझ पाए। ठीक बात है, जल्दी लिखो। ठीक है बेटा, इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अगर आपको इतनी सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, इतनी सारी बातें आपको अगर अच्छे से समझ में आ चुकी हैं, तो आओ आगे समझते हैं। आगे रदरफोर्ड थॉमसन को एक्सप्लेन करते हैं कि देखो सर, ये मैंने गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड कराया, बम्बार्ड कराया। हुआ क्या होगा, बोला कि हुआ ये होगा कि इस तरह से गोल्ड के एटम आपस में पास अटैच होंगे, गोल्ड के एटम आपस में इस तरह से पास अटैच होंगे। बोला कि हाँ अटैच होंगे। तो हम लोग यहां से अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं, ये सभी अल्फा पार्टिकल क्या करेंगे, जाके गोल्ड के एटम पे टकराएंगे, हाँ सर टकराएंगे। तो आपने बताया कि जो एटम होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका मतलब सर कि यहाँ के आसपास जाते हैं इन पार्टिकल को बहुत अधिक डेविएट करना चाहिए था, बहुत अधिक डिफ्लेक्ट करना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। एक्चुअल में ये हुआ कि मैक्सिमम पार्टिकल ऐसे आर पार हो गए, एटम के ऐसे आर पार हो गए, मैक्सिमम पार्टिकल एटम के ऐसे आर पार हो गए। ये क्यों हुआ, पार्टिकल डेविएट क्यों नहीं हुआ, आर पार कहां से हो गया। थॉमसन चुप थे बिल्कुल। तो थॉमसन को बोल दिया गया कि नहीं, आपकी थ्योरी पूरी तरह से करेक्ट नहीं है। पूरी तरह से क्या, आपकी थ्योरी करेक्ट ही नहीं है। मैं देखता हूं क्या करेक्ट चीज है। मैं इस करेक्ट चीज पे थोड़ा सा और एक्सपेरिमेंट करता हूं और रिजल्ट देता हूं। तो अब रदरफोर्ड क्या सोचते हैं, ध्यान देना। रदरफोर्ड क्या सोचते हैं कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल, देखो मैक्सिमम ग्रोथ तुमको स्ट्रेट लाइन पाथ में दिख रहा है ना, मैक्सिमम ग्रोथ तुमको एक स्ट्रेट लाइन पाथ में दिख रहा है, हाँ सर। तो रदरफोर्ड क्या सोच रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। रदरफोर्ड क्या बोलते हैं, एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आर पार निकल गए ना, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल इस तरह से आर पार निकल गए, है ना, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आपस में इस तरह से आर पार निकल गए। बट कुछ एक अल्फा पार्टिकल कुछ डेविएशंस होती हैं, मैक्सिमम तो आर पार निकल गए एज इट इज। बोलो भाई,
देखो थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, बस बन ही गया है। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल आर पार निकल गए, बट कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएशन शो की, कुछ अल्फा पार्टिकल डेविएशन शो की, है ना। हाँ सर। तो रदरफोर्ड के दिमाग में एक बात आया कि बात एक्चुअल में क्या है कि मैक्सिमम पोर्शन एटम का, मैक्सिमम पोर्शन क्या है, मैक्सिमम पोर्शन ऑफ द एटम क्या है, इम्पटी है। ओके, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इसका मतलब यह हुआ कि एटम का मैक्सिमम पोर्शन इम्पटी है, खाली है, वहां पे कुछ है ही नहीं। एटम का मैक्सिमम पोर्शन क्या है, खाली है, इम्पटी, वहां पे कुछ है ही नहीं। बीच में कुछ पॉजिटिव चार्ज है। एटम का मैक्सिमम पोर्शन इम्पटी है और एटम का जो सेंटर है वहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है। एटम का मैक्सिमम पोर्शन खाली है, लेकिन एटम का जो सेंटर है वहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, इकट्ठा है। अच्छा, इस वजह से दो चार अल्फा पार्टिकल जो बिल्कुल एटम के सेंटर के पास पहुंचे वो हो गए आपस में डेविएट, क्योंकि उनको फील हुआ ऐसे रिपल्सन, क्योंकि इन पार्टिकल को इस न्यूक्लियस, देखो ये अल्फा पार्टिकल यानी कि ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये दोनों जब आपस में आसपास आए तो एक दूसरे से रिपल खाए और ये अपने पाथ से डेविएट हो गए। ओके, तो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो मैक्सिमम पोर्शन है एटम का वो है एम्प्टी, लेकिन जो एटम का सेंटर है वहां पे कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, वहां पे कुछ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, जिस वजह से वो अल्फा पार्टिकल या फिर वो अल्फा रेज जो एटम के सेंटर से पास होने वाले थे वो अपने पास से कुछ डेविएट हो गए, अपने पास से कुछ फ्लक्चुएट हो गए, क्योंकि बहुत कम पार्टिकल एटम के सेंटर से पास हुए थे तो अपने पास से डेविएट हुए। मैक्सिमम पोर्शन खाली था तो मैक्सिमम पार्टिकल साइड से निकल गए बिना किसी डिफ्लेक्शन से, बिना किसी डेविएशन के। समझ गए बात को? ये था हमारा अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो आप इन डायग्राम्स को भी बनाओ, फिर मैं इन सभी पॉइंट्स को लाइन बाय लाइन अच्छे से लिखवाते चले जाता हूं। तो आप समझ गए थॉमसन मॉडल कहां गलत था, थॉमसन मॉडल कहां गलत था, उसको रदरफोर्ड ने गलत प्रूफ कैसे किया, समझ में आया? थॉमसन मॉडल को रदरफोर्ड ने गलत प्रूफ कैसे किया? रदरफोर्ड ने बोला कि अगर एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज कंसंट्रेटेड है, इसका मतलब अल्फा पार्टिकल को सीधे एटम से डेविएट हो जाना चाहिए था, बहुत कम अल्फा पार्टिकल को आर पार जाना चाहिए था, लेकिन वो उल्टा गया, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल एटम के आर पार चले गए, एक दो अल्फा पार्टिकल पर डेविएट हुए पाथ से। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन थॉमसन नहीं दे पाए, इसका रीजन रदरफोर्ड ने बताया। इसका मतलब हो ना हो एटम का मैक्सिमम पोर्शन खाली है, एटम का मैक्सिमम पार्ट खाली है और सेंटर पे कुछ पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, जिसकी वजह से एक दो अल्फा पार्टिकल मात्र डेविएट हुए। ठीक बात है, समझा पाया? क्या आप समझ पाए? तो अब जल्दी से इन सारी बातों को बना लो, फिर मैं एक एक करके लिखवाना शुरू करता हूं। जल्दी करो। ठीक है बेटा, तो आओ आगे समझते हैं, आगे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या है कि मोस्ट ऑफ द डार्क स्पॉट मतलब जिसको मैं ग्लो बोलता था यहां पे उसको लिख दिया हूं डार्क स्पॉट। ठीक है, जिसको मैं ग्लो बोल रहा था मुंह से उसको यहां पे लिख दिया मैं डार्क स्पॉट। क्या बोल दिया हूं, क्या लिख दिया हूं? डार्क स्पॉट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द डार्क स्पॉट वर फाउंड स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब कि जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल जा रहे थे, जिस डायरेक्शन में अल्फा पार्टिकल चल रहे थे, उसी डायरेक्शन में मैक्सिमम हमको क्या देखने को मिला? डार्क स्पॉट देखने को मिला। ठीक है, अगला, सम डार्क स्पॉट वर फाउंड एट वेरी लार्ज एंगल फ्रॉम दी डायरेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल। कुछ इक्के दुक्के डार्क स्पॉट ये थे कि सपोज करो कि अल्फा पार्टिकल इधर को जाना चाहिए था, लेकिन अगर अल्फा पार्टिकल इधर को जाना चाहिए था तो अगर हमारा अल्फा पार्टिकल इधर को जा रहा था तो डार्क स्पॉट यहां पे मिलना था। अगर हमारा अल्फा पार्टिकल इधर को जा रहा था तो डार्क स्पॉट भी इधर को मिलना था, लेकिन कुछ अल्फा पार्टिकल क्या हो गए थे? किसी लार्ज एंगल पे डेविएट हो गए थे। क्या हो गए थे? किसी लार्ज एंगल पे डेविएट हो गए थे, है ना, जिसकी वजह से डार्क स्पॉट किसी बड़े एंगल पे देखने को मिला। ठीक है, अगला बात, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल वर वेंट बैक इन देयर ओरिजिनल पाथ, मतलब कि बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो जिस पाथ से आए थे उसी पाथ पे वापस चले गए। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे कि जो जिस पाथ पे आए थे उसी पाथ पे वापस चले गए। ठीक है,
अच्छा कब गए होंगे वापस, चलो उस पर आएंगे हम लोग। ठीक, ये सब क्या थे, ये सब उनके ऑब्जर्वेशन थे कि बहुत कम इक्का दुक्का अल्फा पार्टिकल ऐसे थे जो जिस पाथ पे गए उसी पाथ पे वापस आ गए। ठीक, इक्का दुक्का बस ऐसे थे। आ जाओ आगे, आ जाओ आगे। फ्यू अल्फा पार्टिकल वर डेविएट विथ स्मॉल एंगल, कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे बहुत कम, वो भी मतलब 100 में 10-20 ऐसे अल्फा पार्टिकल थे, मात्र 10-20 ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो बहुत छोटे एंगल पे इस तरह से डेविएट हो गए थे, है ना। बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो बहुत छोटे एंगल पे डेविएट हुए थे इस तरह से। समझ गए बात को, समझ गए बात को। चलो आओ अगला पॉइंट देखते हैं। वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल रिट्रेसल इट्स पाथ और शो द डिफ्लेक्शन ग्रेटर देन 90 डिग्री। मतलब इसका मतलब क्या, इसको ध्यान से समझो, इसको एकदम ध्यान से समझो, इसको एकदम ध्यान से समझो। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब क्या है कि 10,000 में से 1 या 2 ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो जिस पाथ पे गए या तो उसी पाथ पे वापस आ गए, और अगर ऐसा नहीं किए जो उनका डिफ्लेक्शन था वो 90 डिग्री या 90 डिग्री से अधिक हुआ। 10 में से 1-2 ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो 90 डिग्री या 90 डिग्री से अधिक का डिफ्लेक्शन शो किए या फिर जिस पाथ पे गए उसी पाथ पे वापस आ गए। ठीक बात है, ठीक बात है। अब आओ आगे देखो, अब आओ आगे देखो। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बेटा, ये रेडियो एक्टिविटी का एक डिस्कवरी है। अल्फा पार्टिकल जो है वो रेडियो एक्टिविटी का एक डिस्कवरी है। अगला बात देखो, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एंड, जितने देखो कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, कितने नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुए, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड जिसको हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin to the power 4 θ/2। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin to the power 4 θ/2। ये रिलेशन आपको याद रखना है, इस रिलेशन पे एक ग्राफ भी बनाऊंगा, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये रिलेशन याद रखना है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू sin to the power 4 θ/2। ठीक बात है। अगला बात, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²। अब उनका दिमाग यहाँ पे ये वाला जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा था तो यहां से उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दे दिया। क्या बोला उन्होंने कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²। समझो z मतलब क्या, z मतलब क्या, एटॉमिक नंबर। z मतलब क्या, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर का स्क्वायर करते चले जाओ, मतलब एटॉमिक नंबर को एक तरह से बढ़ाते चले जाओ तो डिफ्लेक्शन भी बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर को बड़ा किया जा रहा था अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन बढ़ रहा था, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर को कम किया जा रहा था अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्शन कम होता जा रहा था। रदरफोर्ड को यह बात पता थी कि एटॉमिक नंबर क्या मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, इसका मतलब अगर हम लोग जेड को बढ़ा रहे हैं डिफ्लेक्शन बढ़ रहा है, जेड को घटा रहे हैं डिफ्लेक्शन घट रहा है, इसका मतलब जरूर पक्की कोई बात है कि जो पॉजिटिव चार्ज है एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहीं ना कहीं सेंटर पर ही है। इसी वजह से जेड को बढ़ा रहे हैं तो प्रोटॉन बढ़ रहे हैं सेंटर पे, इस वजह से डिफ्लेक्शन बढ़ जा रहा है। जेड को घटा रहे हैं तो सेंटर में प्रोटॉन कम हो जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कम हो जा रहा है, डिफ्लेक्शन कम हो जा रहा है। ठीक है, समझ में आया बात। तो आप इन सारे बातों को लिखो, फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं।